हेलो सुपर किड्स, पटल पर हाथ जोड़कर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम मल्हार पाठ्यपुस्तक कक्षा 6ठी का पाठ 1 मातृभूमि कविता पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। कवि का परिचय जान लेते हैं। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेज़ों का भारत पर आधिपत्य था, शासन था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेज़ों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ चर्चित रचनाएं हैं, बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। आइए सर्वप्रथम कविता के शब्दार्थ जान लेते हैं, ताकि कविता को समझने में आसानी होगी। हिमालय उत्तर भारत का विशाल पर्वत श्रृंखला। सिंधु समुद्र एक पवित्र नदी जिसे सिंधु कहा जाता है। त्रिवेणी वह स्थान जहाँ पर 3 नदियाँ हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, जो प्रयाग इलाहाबाद में है। छठा सुंदर दृश्य। पुण्य भूमि पवित्र भूमि, स्वर्ण भूमि सुनहरी भूमि, अमराइयाँ आम के पेड़ों का समूह, मलय पवन दक्षिण से भव्यता वाली पवन, तन मन शरीर और मन। रघुपति भगवान राम का दूसरा नाम, सीता राम की पत्नी और एक पवित्र नारी, श्री कृष्ण महाभारत के मुख्य पात्र और भगवान। वंशी बांसुरी, गीता श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश। गौतम भगवान बुद्ध। सुयश अच्छा यश, दया करुणा दर्शाया गया। प्रत्यक्ष लहर पानी का हिलोरा, वेग छहर बिखरना छिटकना फैलना। नित प्रतिदिन जगमग चमकदार निराली सुंदर, पग पग हर कदम पर। पाठ प्रवेश। मातृभूमि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित एक राष्ट्रीय कविता है। इस कविता में कवि ने अपने देश के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम का संचार किया है। कवि ने हिमालय, गंगा, यमुना, त्रिवेणी और भारत के विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए भारत की महानता और भारत की पवित्रता का बखान किया है। कविता में कवि ने अपने देश की गौरवमयी प्रकृति, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को अत्यंत सुंदरता से प्रस्तुत किया है। कविता के स्टैंजा पढ़ लेते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। भावार्थ जान लेंगे। मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि भारत के उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां आकाश को स्पर्श करती हुई प्रतीत होती हैं। विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत भारत के गौरव का प्रतीक है। कवि ने हिमालय की ऊंचाई, गौरव, उसकी महानता की प्रशंसा की है। दक्षिण में स्थित हिंद महासागर भारत माँ के चरणों को स्पर्श करता है, अपने भाग्य पर इतराता है। सिंधु यानी कि सागर या नदी उसके चरणों में झुककर झूमने वाला कहा गया है। यह पवित्र देश है जिसमें गंगा यमुना सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का संगम स्वतः होता है अपने आप। गंगा यमुना और त्रिवेणी नदियों की धाराएं हिलोरे ले लेकर बह रही हैं और अनुपम प्रकृति की छटा कदम कदम पर बिखरी पड़ी है, यानी कि सौंदर्य यहाँ कदम कदम पर है। कवि इस पुण्य भूमि को अपनी स्वर्ण भूमि, जन्मभूमि, मातृभूमि मानते हैं। कवि को भारत भूमि पवित्र एवं स्वर्णिम प्रतीत होती है। उन्हें अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि भारत पर गर्व है। आइए अगले स्टैंजा पढ़ लेते हैं।
झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही हैं। हो मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मले पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। शब्दार्थ देख लीजिए। अमराइयाँ आम के बगीचे, मलय शीतल व सुगंधित हवा, दक्षिण भारत में स्थित मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा। भावार्थ, कवि कहते हैं कि भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कलकल करते हुए बहते हुए झरने बहुत सुंदर लगते हैं। वन्य प्रदेशों में चिड़ियों का गायन मनमोह लेता है। आम के घने बगीचों में वसंत ऋतु में आने पर कोयल की मीठी कूक सुनाई देती है। भारत के दक्षिण में मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी और सुगंधित हवाएं प्राणी जगत में स्फूर्ति और ताजगी भर देती हैं। यह देश कर्म प्रधान देश है। भारत मेरी जन्मभूमि, कर्मभूमि, धर्मभूमि और मातृभूमि है। कवि पर्वत शिलाओं में बहते झरनों, झाड़ियों में चहकती चिड़ियों और घनी अमराइयों की बात करते हैं। कोयल की पुकार, मलय पवन के झोंके से तन मन की ताजगी का अनुभव होता है। कवि इस भूमि को धर्म भूमि और कर्म भूमि के रूप में मानते पहचानते हैं। आइए आगे देखते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। शब्दार्थ, रघुपति दशरथ पुत्र राम, वंशी बांसुरी। गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया कर्म संदेश। भावार्थ, कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से भारत में जन्म लेने वाले वीर महापुरुषों का वर्णन किया है। उनका कहना है कि इस देश में रघुकुल नंदन राम का जन्म हुआ। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। उनका जीवन उच्च चरित्र प्रस्तुत करता है। नारी धर्म का आदर्श स्थापित करने वाली सीता ने भी इसी धरती पर जन्म लिया। कृष्ण ने भारत भूमि पर जन्म लेकर महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देकर मनुष्य को कर्म करने की शिक्षा दी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने मानव को प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। कवि ने कहना चाहा है कि यह भारत भूमि मेरी जन्मभूमि है, जो शांति और अहिंसा का संदेश देती है, धर्म और न्याय की रक्षक है। कवि ने अपने देश के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम को दर्शाया है। भारत को युद्ध भूमि इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ बहुत से विदेशी हमलावरों ने हमले किए, जिसके कारण यहाँ युद्ध होते ही रहते थे। भारत नदियों का देश है, अतः यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जिसके कारण भरपूर फसलें होती हैं, अर्थात यह सोना उगलती है। यही कारण है कि इसे स्वर्ण भूमि कहते हैं। विशेष कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ स्थान के बारे में मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के समय इसी स्थान पर वसुदेव के पुत्र वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भारत बुद्ध भूमि भी है। भारत में बौद्ध धर्म का जन्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था और तब यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग बन गया। वर्षों से संपूर्ण भारत में हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का एक अद्भुत मिलन हुआ है और भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक उदय में बौद्धों ने महती यानी कि महान भूमिका निभाई है। बात बात में बन जाए बात। पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ पाठ से आगे आपकी बात। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताइए। यहाँ पर संकेत दिया हुआ है प्रकृति, खान पान, जलवायु, प्रसिद्ध स्थानों के बारे में आपने लिखना है। छात्र जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ की प्रसिद्ध जगह के बारे में लिखेंगे। मैं पंजाब प्रांत में रहता या रहती हूँ। यहाँ की जलवायु गर्मियों में अत्यधिक गर्म, सर्दियों में अत्यधिक ठंडी होती है। पंजाब
अन्न का कटोरा है। जिधर नजर दौड़ाओ हरी भरी फसलें देखने को मिलती हैं। यहाँ का खान पान बहुत ही बढ़िया है। मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, दाल मखनी, दही भल्ले, मलाई कोफ्ता, फिरनी, रबड़ी, पिन्नी, सूजी का हलवा, आलू गोभी के पराठे, अमृतसरी मछली, तंदूरी तथा बटर चिकन और भी बहुत सारे व्यंजन हैं जो पंजाब में मुख्य रूप से बनाए तथा खाए जाते हैं। पंजाब में पर्यटन के कुछ मुख्य स्थान इस प्रकार हैं: अमृतसर, स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर और महाराजा रंजीत सिंह संग्रहालय म्यूजियम, पटियाला, शीश महल, किला मुबारक, मोती बाग पैलेस और काली देवी मंदिर, चंडीगढ़, सिख अजायब घर, सुखना झील, रॉक गार्डन और रोज गार्डन। अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए। उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। मेरे परिवार में मुझे मेरे दादाजी सबसे अच्छे लगते हैं। उनकी निम्नलिखित बातें मुझे अच्छी लगती हैं। छात्रों, आप अपने परिवार के जिस सदस्य को पसंद करते हैं उनके बारे में यहाँ लिखेंगे। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। प्रातः लंबी सैर पर जाते हैं ताकि सेहत ठीक रहे। वह ताज़ा, देसी और पौष्टिक खाना खाते हैं। वे समाज की सेवा करते हैं। परिवार के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। अपने साथियों का सम्मान करते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं, यानी कि कोशिश करते हैं। किसी भी कार्य को करने से पूर्व पहले भली भांति विचार करते हैं। वंशी से श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं। यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए। मैंने कुछ वाद्यों के नाम लिखे हैं: शहनाई, बांसुरी, सींगी, शंख, भोंपू, तुरही, रणसिंगा। यहाँ पुस्तक का पन्ना लगा दिया है और उस पर मैंने गोले लगा दिए हैं। शहनाई, बांसुरी, शंख, बीन, सींगी, नादस्वरम, भंकोरा, अलगोजा। वाद्यों के नाम ये भी मैंने पुस्तक का एक चित्र लगा दिया है और सभी वाद्यों के नाम उनके सामने लिख दिए हैं। आज की पहेली: क्रम बदलकर अक्षर के साथ कोई मात्रा लगाकर सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पहला है महासागर, हिमालय, गंगा, भीतर, कोयल, विपिन। यानी कि आप शब्द भी बदल सकते हैं और कोई मात्रा लगाकर भी सार्थक शब्द बना सकते हैं। यहाँ मैंने पुस्तक का पन्ना आपकी सहूलियत के लिए लगा दिया है। पाठ से आइए अब हम इस कविता का विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? उत्तर सिंधु। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। मैंने हिंद महासागर इसलिए, सिंधु इसलिए चुना क्योंकि भारत भूमि के चरण लगातार हिंद महासागर यानी कि सिंधु पखारता रहता है और चरणों में लहराता है, झूमता है। हिंद महासागर का प्राचीन नाम सिंधु महासागर था जो भारतीयों द्वारा रखा गया था। भारत के नाम पर इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। कविता में कवि ने हिंद महासागर से अपनत्व यानी के लगाव के कारण इसे सिंधु नाम से पुकारा है, इसलिए सिंधु शब्द का विकल्प मैंने चुना है। मातृभूमि कविता में कवि ने भारत के पर्वतों, नदियों, वृक्षों, मलय पवन, घनी अमराइयों, झरनों, कोयल आदि की चर्चा की है, इसलिए भारत की प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी की सराहना की गई है। इस विकल्प को चुना है जो उचित भी है। मिलकर करें मिलान। शब्द अर्थ: हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर
फैली पर्वतमाला, त्रिवेणी, 3 नदियों की मिली हुई धारा, संगम, मलय पवन, दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु, सिंधु, समुद्र, एक नदी का नाम, गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियां, रघुपति श्री रामचंद्र का नाम, दशरथ के पुत्र, श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र वासुदेव, सीता जनक की पुत्री जानकी, गीता एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ, श्रीमद् भगवत गीता, इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए, गौतम बुद्ध एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। यहाँ पर मैंने आपके लिए पुस्तक का पन्ना लगा दिया है और वहाँ पर नंबरिंग भी कर दी है ताकि आपको सहूलियत रहे। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। आपको इनका अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और लेखन पुस्तिका में लिखिए। व युद्ध भूमि मेरी, व बुद्ध भूमि मेरी, व मातृभूमि मेरी, व जन्मभूमि मेरी। उत्तर, कवि ने भारत को युद्ध भूमि मेरी कहा क्योंकि यहाँ बहुत से विदेशी हमलावरों ने हमले किए, जिसके कारण यहाँ युद्ध होते ही रहते थे। भारत की भूमि सदा संघर्ष की भूमि रही है। यह हमें हर तरह से अभाव, अज्ञान और दुख से लड़ना सिखाती है। भारत पर कितने ही शासकों ने शासन किया, लेकिन भारतीयों ने अपनी सभ्यता और संस्कृति पर आंच नहीं आने दी। कवि ने भारत को बुद्ध भूमि कहा क्योंकि भारत की भूमि पर ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध ने भारतीयों को प्रेम, दया, अहिंसा का संदेश दिया ताकि भारत में अखंडता रहे। संपूर्ण भारत में हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का अद्भुत मिलन है। आत्मसम्मान और आंतरिक लगाव के कारण कवि इसे मातृभूमि की संज्ञा देता है। अंत में कवि इस पावन धरती को जन्मभूमि कहा है क्योंकि वह इसी धरती पर जन्मे और उन्हें भारत की गौरवमयी धरती पर जन्म लेने पर अत्यधिक गर्व है। इसी धरती का अन्न जल खाकर कवि पले बढ़े। कवि ने भारत माँ को मातृभूमि कहा। इसने माँ के समान कवि की परवरिश की। सोच विचार के लिए। कोयल कहाँ रहती है? अमराइयों में। तन मन कौन संवारती है? बहती मलय पवन हमारा तन मन संवारती है। झरने कहाँ झरते हैं? भारत भूमि के पहाड़ों से, हिमालय से झरने झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया है? श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लिया और गीता का संदेश भी दिया। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? गौतम ने जग को दया का मार्ग दिखाकर जगतवासियों का पथ आलोकित किया। पूरे संसार को अहिंसा, दया और करुणा का संदेश दिया। प्राणी जगत में सबसे प्रेम करो, यह संदेश दिया और भारत का यश बढ़ाया। नदियाँ लहर रही हैं, पग पग पर छहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। कहाँ कहाँ छटा छहर रही है? उत्तर, पग पग पर। नदियों के किनारों पर नदी से तेज लहर आने पर जल दूर दूर तक फैल जाता है और नदी तेज वेग से हिलोरे लेकर आगे बढ़ती है। किसका पानी लहर रहा है? गंगा, यमुना और त्रिवेणी। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल में पानी हिलोरे लेकर उमंग, जोश और मस्ती से आगे बढ़ता है। कविता की रचना। यहाँ पर कविता की कुछ विशेषताएं छात्र स्वयं आपस में साझा करेंगे और उन्हें लेखन पुस्तिका में लिखेंगे। मिलकर करें मिलान स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से। वह जन्मभूमि मेरी व मातृभूमि मेरी। मिलान, मैंने उस भूमि का पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ के समान है। चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। मिलान, वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधे के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। मिलान, यहाँ आम के घने उद्यान हैं यानी कि बगीचे हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। यहाँ पर मैंने पुस्तक का पन्ना भी आपकी सहूलियत के लिए मिलान करके लगा दिया है।
अनुमान और कल्पना, कोयल क्यों पुकार रही होगी। घनी अमराइयों के कारण मौसम सुहावना हो जाता है, पेड़ों में नए नए पत्ते आने लगते हैं, आम के पेड़ बौरों से लद जाते हैं। राग रंग और प्रेम का उत्सव मनाने के लिए कोयल मादा कोयल को मीठी बोली में पुकार रही होगी। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है, वह यह कैसे करती है। भारत के दक्षिण में मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी और सुगंधित हवाएं ताजगी से भरपूर होती हैं। ये हवाएं मानव, पशु, पंछी यानी कि संपूर्ण प्राणी जगत में स्फूर्ति एवं ताजगी भर देती हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। और इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग, हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखिए। घर घर, हर घर, प्रत्येक घर। बाल बाल, हर बाल, प्रत्येक बाल। इसका दूसरा अर्थ है बाल बाल बचना, थोड़े से अंतराल या अंतर से बचना। सांस सांस, हर सांस, प्रत्येक सांस। देश देश, हर देश, प्रत्येक देश। पर्वत पर्वत, हर पर्वत, प्रत्येक पर्वत। यहाँ पर मैंने आपकी सहूलियत के लिए पुस्तक का पन्ना भी लगा दिया है। नए शब्द लगाइए और उससे अर्थ पता कीजिए। संकेत, तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल्ल, यज्ञ आदि। उत्तर, तप, तपोभूमि, तप के लिए भूमि। देव, देवभूमि, देवताओं की भूमि। भारत, भारत भूमि, भारत की भूमि। जन्मभूमि, जन्म की भूमि। कर्म भूमि, कर्म की भूमि। कर्तव्य भूमि, कर्तव्य की भूमि। मरु, मरुभूमि, रेतीली भूमि। मलय, मलय भूमि, मलय पर्वत की भूमि। रंगभूमि, रंगमंच की भूमि। रणभूमि, युद्ध की भूमि। सिद्ध भूमि, सिद्धियों की भूमि। यहाँ पर मैंने आपकी सहूलियत के लिए पुस्तक का पन्ना भी लगा दिया है। थोड़ा भिन्न, थोड़ा समान। ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो। जैसे घड़ा, आ की मात्रा हटाई और ई की लगाई तो घड़ी बन गई। जग, जाग, भग, भाग, सिरा, सिर, दिल, दल, मिल, मल, पिट, पट, खील, खल, नील, नल, मील, मल, रीत, रत, कूल, कल, फूल, फल, चूना, चना, लूट, लट, फूट, फट, सूना, सना, पालक, पलक, गीत, गत, सारस, सरस, चांद, चांदी, घट, घाट, मेला, मेला। इस तरह आप अनगिनत नए शब्द बना सकते हैं। यहाँ पर फिर पुस्तक का पन्ना लगा दिया है। वंदे मातरम और उसके भावार्थ लिखे हुए हैं। सांझी समझ। आपने मातृभूमि कविता को भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी। इन दोनों में कौन कौन सी बातें एक जैसी हैं, कौन कौन सी बातें कुछ अलग हैं। उत्तर, मातृभूमि और वंदे मातरम में समानता। नदियों द्वारा जल से परिपूर्ण, फलों से परिपूर्ण, शीतल मलय पवन का बहना। असमानताएं, मातृभूमि कविता, हिमालय एवं सागर की चर्चा। धरती को मातृभूमि, जन्मभूमि, स्वर्ण भूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि आदि नामों से पुकारना। बुद्ध, राम, सीता, कृष्ण का वर्णन। झरने, पहाड़ियों को दर्शाना। पक्षियों की चहक दर्शाना। वंदे मातरम, भारत माता को प्रणाम, अन्न से परिपूर्ण खेत बताना। चंद्रमा के शोभायमान प्रकाश की छटा का चित्रण। खिले फूलों से सुसज्जित पेड़ों की शब्द चर्चा। सदा हंसने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली, वरदान देने वाली भारत माँ को प्रणाम करना। आइए अपने पंख पसार करें ज्ञान का विस्तार। कविता किसके बारे में है? कविता मातृभूमि के बारे में है। भारत का मुकुट किसे कहा गया है? हिमालय पर्वत को भारत का मुकुट कहा गया है। जन्मभूमि और कर्मभूमि से कवि का क्या आशय है?
जिस देश में हम जन्म लेते हैं वह हमारी जन्मभूमि कहलाती है, और जहाँ पर रहकर हम अपने कर्म करते हैं वह कर्म भूमि कहलाती है। भारत किसकी भूमि है? भारत भूमि पुण्यात्माओं की भूमि इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अनेक पुण्य मानवों ने जन्म लिया, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास आदि। कविता में मातृभूमि के बारे में क्या क्या कहा गया है? भारत भूमि को कवि ने पुण्य भूमि, युद्ध भूमि, बुद्ध जन्मभूमि, कर्म भूमि कहा है, क्योंकि कवि मानते हैं कि इस पावन धरती पर जन्म लेना एक पुण्य का काम है। कवि के अनुसार भारत में बहने वाली अनेक पवित्र नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती इस पावन धरती को अत्यंत पवित्र बना देती हैं, जिसके कारण यहाँ देवता भी जन्म लेने को आतुर रहते हैं। भारत पुण्यात्माओं की भूमि है, यहाँ पर अनेक पुण्य मानवों ने जन्म लिया, उनके मैंने नाम नीचे दे दिए हैं। भारतीय संस्कृति दुर्जय सी क्यों है? भारतीय संस्कृति का स्थायी रूप से टिके रहने का कारण इसका ठेठ भारतीयपन है, और यही आधुनिक सभ्यता का आधार है। इसी कारण ये संस्कृति 5-6 हजार वर्ष या उससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रही है। यह परिवर्तनशील भी रही है और विकासशील भी। अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। मातृभूमि माता रूपी धरती, स्वदेश जन्मभूमि, जन्मस्थान, बर्थ प्लेस। मातृभूमि मैं अपनी मातृभूमि से प्रेम करती हूँ, करता हूँ। प्रेरणा काम में लगाना, भाव उत्पन्न करना, इंस्पिरेशन मुझे पिताजी से काम करने की प्रेरणा मिलती है। अमूल्य जिसका कोई मोल ना हो, प्रेशियस देश प्रेम अमूल्य होता है। अन्न अनाज, अन्न धरती हमें अन्न देती है। प्रतिज्ञा प्रण लेना, टू टेक प्लेज, प्रतिज्ञा हमें सदा नेक काम करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। सही विकल्प चुनिए। कवि ने मातृभूमि को किस रूप में चित्रित किया है? उत्तर मातृभूमि को कवि ने माता के रूप में चित्रित किया है। मातृभूमि से हमें क्या मिलती है? उत्तर मातृभूमि से हमें प्रेरणा मिलती है। कवि ने मातृभूमि को कैसी बताया है? कवि ने मातृभूमि को अमूल्य बताया है। कविता में मातृभूमि को क्या कहा गया है? कविता में मातृभूमि को देवी माँ कहा गया है। कवि ने मातृभूमि को किस भावना से देखा है? कवि ने मातृभूमि को प्रेम की भावना से देखा है। मातृभूमि के बिना जीवन कैसा होता है? मातृभूमि के बिना जीवन कठिन होता है। मातृभूमि को किसकी तरह देखना चाहिए? मातृभूमि को माँ की तरह देखना चाहिए। सही या गलत? मातृभूमि को कवि ने अमूल्य बताया है। सही। कवि ने मातृभूमि को एक वस्तु के रूप में चित्रित किया है। गलत। मातृभूमि हमें केवल भौतिक संपत्ति देती है। गलत। मातृभूमि का सम्मान हर व्यक्ति का कर्तव्य है। सही। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मातृभूमि का क्या महत्व है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभूमि बहुत ही प्यारी होती है, क्योंकि उस भूमि पर उसका जन्म होता है। माँ की गोद की तरह वह भूमि पर खेलकर बड़ा होता है और उसी मिट्टी से उपजे अन्न को खाकर उसका विकास होता है। इसलिए मातृभूमि महत्वपूर्ण है। कवि ने मातृभूमि को किस रूप में संबोधित किया है? माँ के रूप में। मातृभूमि की विशेषताएं क्या है? मेरी मातृभूमि एक प्राचीन देश है जिसकी हजारों वर्षों से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। ऐसी मातृभूमि का एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है जो कई नदियों, पहाड़ों, सागरों, थार, रेगिस्तान, पठार और पर्वत श्रृंखलाओं से समृद्ध है, जिसमें महान हिमालय, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर भी शामिल हैं। कवि ने मातृभूमि की किस विशेषता की सराहना की है? सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक विरासत की सराहना की है। डिटेल्ड आंसर ऑलरेडी गिवन एट द बैक। कवि के अनुसार मातृभूमि हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है? आंसर ऑलरेडी गिवन। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभूमि बहुत ही प्यारी होती है, क्योंकि यहाँ जन्म होता है, उसकी गोद में हम खेलकर बड़े होते हैं, मिट्टी में उपजे अन्न को खाकर हमारा विकास होता है। मातृभूमि के प्रति प्रेम और सम्मान कैसे प्रकट किया जा सकता है? उत्तर
मातृभूमि के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट किया जा सकता है यदि हम कभी झूठ ना बोलें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं और पढ़ लिख कर अच्छी चीज़ें सीखते जाएं। हमें अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वह देश की एकता एवं अखंडता के लिए हर संभव प्रयास करे और लगातार ईमानदारी एवं सच्चाई से अपने कर्तव्यों का पालन करे। कविता का सारांश लिखिए या मातृभूमि कविता का भावार्थ क्या है। पाठ में वर्णित मातृभूमि का क्या चित्रण है, यानी कि सबका सम्मिलित उत्तर। मातृभूमि सोहनलाल द्विवेदी जी की एक प्रसिद्ध कविता है। इसमें अपनी जन्मभूमि का गुणगान करके उसके लिए अपने सम्मान जान देने तक का आह्वान करते हैं। मातृभूमि की हरियाली के लिए उच्च हिमालय, भारत का मुकुट और प्रहरी के समान जहाँ बहने वाली गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियाँ प्रेम का प्रवाह हैं, सागर इसकी करधनी है और चरणों को पखारता है। भारत हमारी मातृभूमि है, माँ के समान है, प्राणों से भी प्रिय है। हमें भारत माता पर गर्व है। साथ ही ऐसे देश का नागरिक होना अपने आप में गौरव है। यह देश सभ्यता और संस्कृति का धनी है। यहाँ महिलाओं को माता देवियों के समान पूजा जाता है, जो किसी अन्य देशों में देखने को नहीं मिलता। भारत शांति, सद्भाव, प्रेम का हमेशा अग्रदूत रहा है। यहाँ एक से बढ़कर एक ऋषियों मुनियों ने जन्म लिया। भारत की भूमि की विशेषताओं के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा, क्योंकि भारत देश नहीं, हम इसे माता कहते हैं। रही बात इसकी पवित्रता की, तो इसका एक एक कण इतना पवित्र है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस भारतवर्ष में यदि राम जैसे पुरुषोत्तम का जन्म हुआ तो सीता, जो राम की पत्नी और एक पतिव्रता नारी थी, उनका भी जन्म हुआ। कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, मीराबाई, अनेक पुण्य आत्माओं का जन्म हुआ। लिस्ट इज एंडलेस। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। हिमालय पर्वत भारत की किस दिशा में स्थित है? उत्तर, उत्तर दिशा में। भारत का विशाल सागर हिंद महासागर भारत की किस दिशा में स्थित है? उत्तर, दक्षिण दिशा में। भारत में किन किन पवित्र नदियों का अनोखा संगम प्रयाग में होता है? उत्तर, गंगा, यमुना, सरस्वती। इस पद्यांश में कवि ने भारत की धरती को किन नामों से पुकारा है? पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, मातृभूमि, जन्मभूमि। बच्चों, इस बात का ध्यान रखना कि पहले दो वर्ड हर बार चेंज होंगे। मातृभूमि, जन्मभूमि सेम रहेगा। तो जो स्टैंजा है उसको ध्यान से देखेंगे तो पहले दो वर्ड लिख के उसको करेक्ट करेंगे। कवि ने किन किन महापुरुषों का उल्लेख किया है? उत्तर, राम, कृष्ण, गौतम। नारी जीवन का आदर्श प्रस्तुत करने वाली किस महिला का नाम कविता में उभारा गया है? उत्तर, सीता। कृष्ण ने गीता के उपदेश में मनुष्य को क्या शिक्षा दी? उत्तर, कर्म करने की। गौतम बुद्ध ने मनुष्य को कौन सा पाठ पढ़ाया? उत्तर, अहिंसा का। इस पद्यांश में कवि ने भारत की धरती को किन किन नामों से पुकारा है? युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, मातृभूमि, जन्मभूमि। प्रश्नोत्तर। कलकल स्वर में बहते झरनों का उद्गम स्थान क्या है? उत्तर, पर्वतीय क्षेत्र। चिड़ियाँ मधुर गान कहाँ गाती हैं? घने जंगलों में। कोयल का मधुर गान किस ऋतु में सुनाई देता है? उत्तर, वसंत ऋतु में। ठंडी और सुगंधित हवाएं कहाँ से आती हैं? उत्तर, दक्षिण के मलय पर्वत से। पद्यांश में कवि ने भारत भूमि को किन किन नामों से पुकारा है? उत्तर, धर्मभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि और मातृभूमि। यहाँ पर पद्यांश देने संभव नहीं थे क्योंकि लंबी हो जाती है फिर वीडियो। भारत में बहती शीतल व शुद्ध हवा प्राणियों के तन मन में स्फूर्ति और ताजगी भर देती है। यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना हुई जिसके जीवन के संदेश लोगों को मिले। इस देश की पावन धरती का मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया, जो लोगों के लिए जीवन का आदर्श बने। नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत करने वाली सीता माता की यह पुण्य भूमि है। कर्म का संदेश देने वाले श्री कृष्ण की भी
का भी जन्म इसी धरती पर हुआ। प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध भी भारत भूमि के ही रत्न थे। कवि का मानना है कि यह भूमि युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, मातृभूमि और जन्मभूमि है। इस पर मुझे गर्व है। प्राचीन काल से ही भारत जैसी पवित्र भूमि पर अवतरित होने के लिए देवता भी देवलोक का त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। आप भारत के किसी भी कोने में जाइए, आपको कम से कम एक तीर्थ स्थल अवश्य मिलेगा या तीर्थ स्थल का दर्शन हो जाएगा। इसलिए भारत को देवभूमि कहा गया है। प्रस्तुति द्वारा सविता खोसला। वंदे मातरम। See you soon with the next video. If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, do like and subscribe. Do share with your friends. I will really appreciate. Thank you very much for watching the video.